हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। टारगेटेड न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड एनालिसिस है और यहाँ पर हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे। अगर आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से आंसर राइटिंग के थ्रू एनालिसिस करना है तो आप CNA जा करके देख सकते हैं, जिसे हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं, कौन कौन से हमें आर्टिकल आज पढ़ने हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो आज हमें पढ़ना है वो है ट्रम्प ऑफर्स टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दूसरा आर्टिकल पढ़ना है गवर्नमेंट रिमूव्स ₹4,500 सीलिंग ऑन कोविड-19 टेस्ट। तीसरा पढ़ना है गवर्नर मॉडिफाइज लॉ ऑन फॉरेस्ट राइट। चौथा पढ़ना है पे डेली अलाउंसेस टू कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स सेज हाई कोर्ट। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमें पढ़ना है वो है इन्वेसिव म्यूजिल्स स्प्रेडिंग रैपिडली इन केरलास बैक वाटर। छठा पढ़ना है इंडिया शुड पुल आउट ऑफ काला पानी। सातवां पढ़ना है EU अनवील्स €750 बिलियन इकोनॉमी रेस्क्यू प्लान। और आठवां हमें पढ़ना है लॉन्स टू MSME में गेट रिस्क फ्री टैग। तो पहला आर्टिकल है नाउ ट्रम्प ऑफर्स टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये आज के न्यूज़पेपर में पहली हेडलाइन थी। देखिए इसमें से क्या हमें पढ़ना है, हमें देखना है कि इंडिया और चाइनीज़ ट्रूप ने कहाँ कहाँ फेस ऑफ किया है। तो इंडिया और चाइनीज़ ट्रूप 4 जगह फेस ऑफ किए हैं। पहला गैलवान वैली है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत क्लोज है डारबोक शायोक दौलत बेग ओल्डी रोड के पास, जो कि लेह को स्ट्रैटेजिक काराकोरम पास से कनेक्ट करता है और ये स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा पांगोंग सो लेक है। ये देखिए ये सारा वेस्टर्न सेक्टर में है। ये जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में इतने सारे एरियाज़ हैं, लद्दाख में एरियाज़ हैं। फिर पांगोंग सो आपका लद्दाख में है और देमचोक भी आपका लद्दाख में है। चौथा है आपका नाकुला। नाकुला यहाँ पे लाई करता है सिक्किम में और यहाँ पे भी स्टैंड ऑफ देखे गए थे। चाइनीज़ की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जैसे ही ट्रम्प ने ये बयान दिया था, तुरंत उन्होंने बोला कि उन्होंने अपना स्टैंड को थोड़ा सॉफन कर लिया है और उन्होंने कहा है कि सिचुएशन अभी स्टेबल और कंट्रोलेबल है। कहा यह जा रहा है कि LAC के इधर के पार इंडिया की साइड में ऑलमोस्ट 10,000 चाइनीज़ सोल्जर्स क्रॉस कर चुके हैं। तो ये एक चाइनीज़ की प्रेजेंस इंडिया की टेरिटरी पे अपने आप में चौंकाने वाली है और थोड़ा सा हमें सतर्क करने वाली भी है। दूसरा आर्टिकल हमें देखना है कि गवर्नमेंट रिमूव्स ₹4,500 सीलिंग ऑन कोविड-19 टेस्ट। तो यहाँ से ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अपर सीलिंग जो RT-PCR पर था उसको रिमूव कर दिया गया है, जिससे कि स्टेट नेगोशिएट कर सकें लेबोरेटरीज़ के साथ और चीपर टेस्ट को इंट्रोड्यूस कर सकें। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि RT-PCR टेस्ट क्या होता है। RT-PCR टेस्ट कोविड-19 में इसकी फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट और ये क्वालिटेटिव डिटेक्शन होता है न्यूक्लिक एसिड का लोअर और अपर रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन में से, जैसे कि नासल स्वैब से हो गया, नेसोफेरेंजियल या ओरोफेरेंजियल स्वैब से हो गया, सेप्टम से हो गया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हो गया या फिर आपके ब्रोंकियाई से हो गया। तो इन सब एरिया से अगर ये प्रेजेंस पाई जाती है तो उसको फिर हम अगर न्यूक्लिक प्रेजेंस पाई जाती है किसी भी पैथोजन की तो पॉजिटिव वो माना जाता है। ये काफ़ी एक सही टेस्ट होता है और जिससे मतलब एग्जैक्ट डेटा आपको मिलता है। ये एक डेफिनेटिव टेस्ट है जिससे हमें एक डेफिनेटिव डेटा मिलता है और पॉजिटिव या नेगेटिव पता चल जाता है कि कोई किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्पेसिफिकली हम पैथोजन रिलेटेड बीमारियों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है गवर्नर मॉडिफाइज लॉ ऑन फॉरेस्ट राइट। तो महाराष्ट्र के गवर्नर ने सेक्शन 6 जो है शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट का जो शेड्यूल 6 है उसको मॉडिफाई किया है। मॉडिफिकेशन ये अलाउ करते हैं कि कोई भी अगर राइटफुल क्लेमेंट है तो वो फॉरेस्ट राइट के लिए अपील कर सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के खिलाफ। मॉडिफिकेशंस जो हैं ये उन एरियाज़ में अप्लाई करेंगे जहाँ पर पीसा एक्ट ऑलरेडी एप्लीकेबल है। महाराष्ट्र में ही अप्लाई करेंगे ये, और इसमें जो है अब DLC के डिसीजन के खिलाफ कोई भी अपील कर सकता है, पर वो एक राइटफुल क्लेमेंट होना चाहिए। डिविजनल लेवल कमेटीज़ जो है चेयरमैन के अंडर में बनाई गई हैं डिवीज़न के लेवल पर, और उसमें डिविजनल कमिश्नर्स को जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कि वो अपील्स को सुने DLC के खिलाफ। DLC के डिसीजन के खिलाफ कोई भी अगर अपील होगी तो वो डिविजनल लेवल कमेटी में सुनी जाएगी। उसमें जो चेयरमैनशिप है वो डिविजनल कमिश्नर्स को दी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है पे डेली अलाउंस टू कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स सेज हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने ये बोला है कि ये एक्सट्रीमली अनफेयर और अनजस्ट होगा कि अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर में और रेगुलर वर्कर में
दोनों ही वर्कर्स जो है कोविड की लड़ाई में अपनी लाइफ को रिस्क कर रहे हैं। ऐसे में ये काफ़ी अनफेयर है कि आप ये यार्डस्टिक को, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क की यार्डस्टिक को यूज़ कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ को वैल्यू करने के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है और ये आगे के जजमेंट्स के लिए काफ़ी एक बड़ा रास्ता खोलता है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के साथ जो है नाइंसाफ़ी होती है। तो ये काफ़ी एक अच्छा जजमेंट है और आगे इसके बारे में आप देखेंगे कि इस जजमेंट को आगे यूज़ किया जाएगा बहुत सारे बाकी जजमेंट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। इन्वेसिव म्यूजिल इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन केरला's बैकवाटर। तो ये नाम क्या है इस म्यूजिल का? इसका नाम है चारू म्यूजिल और ये इसका जो आपका जूलॉजिकल नेम है वो है माइटेला स्ट्रीगाटा। ये नेटिव है साउथ और सेंट्रल अमेरिकन कोस्ट की। इसकी प्रेजेंस पाई गई है कार्डिनाकुलम में, पारावूर में, फिर उसके अलावा अष्टमुडी लेक में जो कि एक रामसर साइट है कोलम डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा ये कायाकुलम में, वेवनाड में और बाकी आसपास के एस्चुरीज में और बैकवाटर्स में पाई जाती है। इसने जो है रिप्लेस कर दिया है यहाँ की नेटिव एशियन ग्रीन म्यूजिल को। तो ये कंसर्न इसलिए है क्योंकि ये आउट कम्पीट कर सकता है ल्यूक्रेटिव क्लाम फिशरी को और इम्पैक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है, इंडिया शुड पुल आउट ऑफ फोर्सेस फ्रॉम काला पानी। ये जो है नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया है। तो इनका कहना है कि 1997 में जो एग्रीमेंट हुआ था आई.के. गुजराल के साथ, उसके बेसिस पे इंडिया को काला पानी से हट जाना चाहिए। तो अब आई.के. गुजराल का क्या रोल था और आई.के. गुजराल को इस टाइम क्यों इंट्रैक्ट किया जा रहा है? देखिए, आई.के. गुजराल जी ने गुजराल डॉक्ट्रिन जो है प्रोपाउंड किया था। उसके तहत उन्होंने ये बताया था कि अपने नेबरहुड में हमें अच्छे संबंध बनाने हैं और किसी के साथ भी, किसी की भी टेरिटरीज़ के ऊपर एक दूसरे को हम यूसेज नहीं करेंगे। उसके अलावा इंडिया और नेपाल ने ये एग्री किया था कि वो मिसयूज़ नहीं करेंगे ओपन बॉर्डर का और अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन का मिसयूज़ करके एक दूसरे की टेरिटरी को हथियाने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके साथ साथ मैकेनिज़्म को स्ट्रेंथन करने की बात की थी मॉनिटरिंग के लिए एयरपोर्ट पर, टर्मिनल्स पर और बॉर्डर क्रॉसिंग पर। 1997 में एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप को एस्टैब्लिश किया गया था जिससे कि मॉडलिटीज़ को डिटरमाइन किया जा सके बॉर्डर के मॉनिटरिंग को लेकर के। उसके साथ साथ महाकाली रिवर पर भी एक जो है वहाँ वो हुआ था, पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए महाकाली रिवर के बारे में भी एक जो है समझौता हुआ था। तो रिवर ये जो भी समझौते हुए थे वहाँ पे कहीं पे भी काला पानी को एज ए नेपाली टेरिटरी नहीं कहा गया था। बट प्रॉब्लम ये है कि जो परसेप्शन नेपाल में है वो परसेप्शन ये है कि काला पानी उनकी टेरिटरी में बिलोंग करता है और ये परसेप्शनल इश्यूज़ हैं जो काला पानी को जो है एक कटघरे में लाके खड़ा कर देते हैं। काला पानी एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक एरिया है क्योंकि इसको अगर हम देखेंगे तो ये ट्राइंगुलर जो प्लेटो है और ये लाई करता है एज ए ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, आपका नेपाल हो गया, फिर चाइना हो गया और तिब्बत हो गया। तो इंडिया के लिए ये इस एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है कि हम जो है तिब्बत और चाइना वाले रूट को भी मॉनिटर कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया जो है काला पानी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली गार्ड करता है। अभी इंडिया को जो है दो तरफ से बॉर्डर इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, एक तो चाइना से और दूसरा उसी वक्त नेपाल से। तीसरी चीज़, कल पाकिस्तान ने भी कोई कमेंट दिया था जहाँ पर उसने कहा था कि इंडिया जानबूझ करके यूनिलेटरली अपनी तरफ से जो है LACs को चेंज कर रही है। तो ये सारी जो हालात हैं ये मिलकर के अगर आप इसको कॉम्पोजिट होल में देखेंगे तो इंडिया के लिए ये अच्छी खबर नहीं लाता है। नेक्स्ट देखना है हमें, लोकस्ट थ्रेट इज़ बिगर दिस ईयर वॉन्स मॉनिटर। तो लोकस्ट के बारे में हमने बहुत डिटेल में देखा था CNA में कल परसों के। आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के परसों का CNA देख सकते हैं। अब देखिए लोकस्ट का थ्रेट एक बड़ा इशू क्यों है, क्योंकि देखिए अब इस बार जो लोकस्ट का स्वाम आया है वो इमेच्योर लोकस्ट है, मतलब कि वो जो है अभी 10 से 12 दिन के ही थे जब वो इंडिया में क्रॉसओवर कर गए थे। अब ये जो इमेच्योर लोकस्ट होते हैं ये बहुत तेज़ी से डैमेज करते हैं क्योंकि ये बड़े हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। दूसरी चीज़, ये काफ़ी ऊंचाइयों पर जाकर के सेटल होते हैं तो इनको जो है पकड़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है या इनके ऊपर इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तीसरी चीज़ क्या है, ये बहुत जल्दी डिस्टर्ब और एजिटेट हो जाते हैं, तो ज़रा सी भी आवाज़ सुनी तो ये उड़ के एक साथ निकल जाते हैं, इसीलिए इनके ऊपर स्प्रे करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इमेच्योर लोकस्ट के अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है डैमेज करने की और इनका जो है लंबा लाइफ स्पैन होता है, इसीलिए ये ज़्यादा क्षति पहुंचा सकते हैं। टोटल जो है स्वाम्स 20 डिस्ट्रिक्ट्स में राजस्थान में फैले हुए हैं और मॉनसून के ऑनसेट के साथ ये मैच्योर होने लगेंगे और उस वक्त ये ब्रीडिंग करेंगे, इसीलिए कंसर्न ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि मॉनसून के टाइम पे हमारा ग्रोइंग सीज़न भी होता है क्रॉप्स का और इस वक्त तो पास्चर खाली पड़े हैं।
ऐसे में इस टाइम जो है ग्रोइंग क्रॉप को कोई खतरा नहीं है, स्टैंडिंग क्रॉप कोई ज़्यादा है नहीं, बट उस वक्त जब ये ब्रीड करेंगे तब स्टैंडिंग क्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा होगा, इसीलिए फूड इनसिक्योरिटी भी बढ़ जाती है और लोकस का खतरा भी इसीलिए ज़्यादा सीवियर हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है EU अनवील्स यूरो 750 बिलियन इकोनॉमी रेस्क्यू प्लान। तो यूरोपियन कमीशन क्या करेगा, ये बोरो करेगा फंड्स को मार्केट से और उसको फिर डिस्पर्स करेगा, 2/3 जो है ग्रांट के फॉर्म में डिस्पर्स करेगा और 1/3 जो है लोन के फॉर्म में देगा, जिससे कि जो स्लम्प आ रही है लॉकडाउन की वजह से उसको थोड़ा सा कुशन अप किया जा सके। ज़्यादातर मनी जो है इटली और स्पेन के पास जाएगा। ये जो मनी है आपका, ये मार्केट से जो पैसा उठाया जा रहा है ये EU के लॉन्ग टर्म बजट के एडिशन में है। मतलब EU का लॉन्ग टर्म बजट ऑलरेडी है 1 ट्रिलियन यूरोज़ का, प्लस जो है 750 बिलियन यूरोज़ का को जो है रिकन्स्ट्रक्शन के लिए दिया जा रहा है, जिससे कि इटली, फ्रांस और जर्मनी वगैरह, इटली, फ्रांस, ग्रीस जो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, न केवल पैंडमिक की वजह से बल्कि कोविड की वजह से जो लॉकडाउन था वहाँ से उनकी जो एक इकनॉमी है उसको काफ़ी बड़ा खतरा मिला है, क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है। तो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे जो इनकी एक्सपोर्ट थी टूरिज़्म की वो भी कम हो गई है, तो इसीलिए इनको जो है रिकन्स्ट्रक्शन प्लान की बहुत तेज़ी से आवश्यकता थी। लास्ट आर्टिकल जो आज हमें देखना है वो ये है कि लोन्स टू MSME में गेट रिस्क फ्री टैग। तो देखिए RBI ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत ये बोला था कि 3 लाख करोड़ का MSME सेक्टर को क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा, जहां पे ये कंपनीज जो है लोन ले सकती हैं और इनको पूरी तरह से क्रेडिट दिया जाएगा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के द्वारा। और ये जो गारंटी मिलेगी ये गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी के तहत मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से ये गारंटी नहीं आ रही है, इसीलिए इस पर्टिकुलर कंपनी की तरफ से गारंटी आ रही है। ये गवर्नमेंट फंडेड कंपनी है पर गारंटी डायरेक्ट गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, इसीलिए इनके ऊपर जो रिस्क होगा वो 20% का होता है। तो जब बैंक्स ने ये फ्लैग किया था तो RBI मान गया है और इसको हटा करके 0% जो है रिस्क का टैग इनको दिया जाएगा, जिससे कि बैंक आसानी से MSME को लेंड कर सकें। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।